धावा। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में जारी हिंसा में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की जान चली गई। कंधार प्रांत के स्पेन बोल्जक इलाके में पिछले कुछ दिनों से तालिबान और अफगान फौज के बीच संघर्ष जारी है। इसी की कवरेज के सिलसिले में दानिश कंधार में मौजूद थे। संघर्ष के दौरान दानिश को गोली लगी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बता दें कि दानिश पिछले कुछ वक्त से इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से कंधार में तालिबान और अफगान के बीच चल रही लड़ाई को कवर कर रहे थे। दो तस्वीरें, दानिश की तस्वीर और साथ ही साथ हमले की वो तस्वीर जिस दौरान वो कवरेज के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर किस तरीके से ये आखिरी वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, कंधार का ये आखिरी वीडियो कवरेज के लिए दानिश वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अफगान फौज और तालिबान दोनों के बीच में संघर्ष को कवर कर रहे थे। दानिश फोटो जर्नलिस्ट थे और उसी दौरान ये बड़ा हादसा, गोली लगने से उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए, ये आखिरी वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित थे दानिश और पिछले काफी समय से अफगानिस्तान में संघर्ष को कवर कर रहे थे, लगातार अपने असाइनमेंट पर थे। बोल्जक इलाके में तालिबान और अफगान फौजों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसी की कवरेज के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। तो हमले के दौरान का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आखिरी वीडियो है। रॉयटर्स के लिए दानिश काम किया करते थे और कुछ वक्त तक दानिश इंडिया टुडे के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन फिर उसके बाद पुलित्जर अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया जा चुका था। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या, दानिश सिद्दीकी कंधार में मौजूद थे, जहां पर वो कवरेज के लिए गए थे। अफगान फौजों और तालिबान के बीच जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, उसी की मीडिया कवरेज के लिए दानिश वहां पर मौजूद थे। रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी उन्होंने काम किया है। 2018 में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित हुए थे दानिश। रोहिंग्या को लेकर जो उनकी कवरेज थी, उसी को लेकर उन्हें यह अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच वर्चस्व का संघर्ष आज पार्टी आला कमान तक पहुंच गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। आला कमान के बुलावे पर सिद्धू आज दिल्ली पहुंचे। 10 जनपद में सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात में क्या हुआ, इसे लेकर ना तो सिद्धू ने कुछ बोला और ना ही मीडिया के बीच पहुंचे पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत कुछ बोले। 10 जनपद में सोनिया गांधी और सिद्धू की मुलाकात में पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद रावत ने कहा कि आला कमान के फैसले का इंतजार है, जो भी फैसला होगा वो वही करेंगी। फिलहाल रावत कुछ बता नहीं पाए। सिद्धू के बगावती अंदाज को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का संकेत दिया गया है, लेकिन सिद्धू को खुश करने की इस कवायद से कैप्टन खेमा और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं और ये तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा। आपसे जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है, तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा। और मेरा आपको प्रॉमिस है, जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर
पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं, मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। बना दिया गया अध्यक्ष? बिल्कुल, कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए जो मैंने कहा है, और शब्दों को समझिए क्या कहा है। इर्द गिर्द का मतलब तो आप समझते हैं ना। तो मुझे आप लोगों जैसे अनुभवी जो बरसों से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है उसका क्या मतलब है। उनको अपनी राजनीति और अपने सम्मान के लिए भी साथ खड़ा होना पड़ेगा, और पंजाब के लिए भी होना पड़ेगा। पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, उस स्टेट के अंदर किसी तरीके की भी इंस्टेबिलिटी, किसी तरीके की अस्थिरता देश के लिए खतरनाक हो सकती है। मेल करके नहीं चल सकें तो उनके हाथ में ताकत नहीं आए, ये हर कांग्रेसमैन का फर्ज भी है, और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और कैप्टन किसी से भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सर अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? सर क्योंकि ऐसी खबर आई कि कैप्टन साहब नाराज हो रहे हैं, ऐसी बात सुन। आगे बढ़ेंगे। यूपी में आज सियासी और चुनावी गहमा गहमी का दिन है। लखनऊ में जेपी नड्डा नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं, जिसमें सरकार, मंत्रिमंडल विस्तार, यूपी चुनाव और संगठन तक पर मंथन चल रहा है। तो इधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ के दौरे पर हैं। वो पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि 4 साल में यूपी काफी आगे बढ़ा है, यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। नड्डा ने कोरोना से निपटने में योगी सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है। और वहीं दूसरी तरफ आज गहमा गहमी कांग्रेस खेमे में, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है लखनऊ। सीधा चलेंगे, मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं? जी नवजोत, देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी पारा खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने चरम पर है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग 18 महीने बाद लखनऊ में आ रही हैं और कोई सियासी कार्यक्रम उनका हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और अपने वजूद और वर्चस्व को बचाने की कांग्रेस पार्टी की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा। सुनने में आ रहा है कि तमाम जो खाका है, रणनीति है, कार्यकर्ताओं से और ब्लॉक अध्यक्षों से मिलके तैयार करेंगे। एक वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पे देखा जा रहा है। गांधी प्रतिमा इसी जगह जीपीओ में पहले वो माल्यार्पण करके उसके बाद कांग्रेस दफ्तर जाएंगी। पिछली बार आपको याद हो 2019 में भी राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस थी, तब यहाँ पे माल्यार्पण करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने चुनावी आगाज किया था। तो एक तरीके से जो कांग्रेस की कमर कसने की पूरी प्रक्रिया है उसको समझ लीजिए, उसमें पूरी तैयारी से प्रियंका गांधी अब उतर रही हैं। और बताया जा रहा है कि यहीं 2-3 दिन रहेंगी। जो घर है उनका, शीला कौल का घर, उसको रेनोवेट किया गया है। उनका यहाँ पे रहने का भी कार्यक्रम अब लंबे समय तक बन रहा है। पर ये सब अमली जामा पहनाते क्या बहुत देर हो गई है हजूर आते आते, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल अक्सर कांग्रेस के लिए इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि अगर पिछली बार दोनों साथ में थे, सपा और कांग्रेस की अगर बात करें, लेकिन इस बार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने जब ये इशारा किया कि हम बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कांग्रेस का रास्ता कैसा होने वाला है?
देखिए, कयासबाजी जोरों पर है कि क्या गठबंधन होगा, क्या अलायंस होगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मुंह की खाई थी 2017 में, शायद समाजवादी अखिलेश यादव की तरफ से कई बार ये बयान आया है कि किसी भी बड़े दल से हम अलायंस नहीं करेंगे। तो देखना होगा कि आखिर कांग्रेस एक फेस सेवर के तौर पे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का हुलिया और हाल लग रहा है, बहुत अच्छे नतीजे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी, एक जो गढ़ होता था उसका हिंदी भाषी राज्यों में, उत्तर प्रदेश उसका पारंपरिक जो है पैठ होती थी और पुश्तैनी उसकी सियासी जमीन है, उसमें जो है जिस तरह से उसने बिखरी हुई विरासत है, उसको क्या प्रियंका गांधी समेट पाती है, नाक और साख कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार की बचा पाती है, ये बड़ा सवाल है। नवजोत। बिल्कुल, शुक्रिया मौसमी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच आज किस तरीके से आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आज ये वो तस्वीर है जब कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा, और आज न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के अभी तक के कार्यकाल की तारीफ की, जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी तरक्की हुई है, आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना भी उन्होंने की है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, राजनीति को अगर समझना हो तो नुकसान क्या हुआ था जब तक वह पता न हो और याद न हो तो फायदे का पता नहीं चलता। अगर याद न हो कि अंधकार क्या होता है तो उजाले की कीमत नहीं होती। भाइयों बहनों, प्रदेश कार्य समिति का जब आज का उद्घाटन सत्र है, मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी अभिनंदन करता हूं। आज उनके सफलतापूर्वक 2 वर्ष का कार्यकाल, एक सफलतम कार्यकाल को आज उन्होंने यहां पर संपन्न किया है। और ये संजोग ही है कि जिस दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ, उस दिन भी वे बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में थे और कल भी वे काशी में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर को लेकर फिर से लोगों को खबरदार किया है। मोदी लगातार लोगों को समझा रहे हैं, कोरोना गया नहीं है, लापरवाही से तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा,
इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब माफिया के तांडव की खबर आ रही है। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में शराब माफिया ने शराब से लदी स्कॉर्पियो से पुलिस के कांस्टेबल को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल सफीर रहमान ने जैसे शराब से लदी स्कॉर्पियो को रोकने के लिए हाथ दिया, चालक ने कांस्टेबल पर ही गाड़ी चढ़ा दी। भागने की कोशिश की। गाड़ी के पहिए में फंसा कांस्टेबल काफी दूर तक खसकता चला गया। सामने ट्रक होने की वजह से स्कॉर्पियो को रुकना पड़ा तो गाड़ी में मौजूद लोग वहां से भाग निकले। हालांकि ग्रामीणों ने खदेड़कर स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया। इलाज के दौरान जख्मी जवान की मौत हो गई। एसपी साहब, कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए कुछ बताएंगे? इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो आपके सामने दिख ही रहा है, 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोगों चिन्हित भी किए गए हैं। उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से क्या शराब भी बरामद हुआ है? क्या केस लेके आ रहे थे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, शराब, नेपाली शराब भी है और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब बरामद हुई हैं। कितने लोग? 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इन्होंने क्या बताया है? 6 जने हैं। 6 जने हैं। क्या जो स्कॉर्पियो गाड़ी में सारे लोग थे या पीछे भी एक गाड़ी आ रही थी इनके साथी? 2 गाड़ी हैं, एक वैगनार है और एक स्कॉर्पियो है। पुलिसकर्मी की उसमें मौत हो गई है इस पूरी घटना में, क्या तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस प्रकार से शराब माफिया ने हमारे पुलिसकर्मी जो कि बहुत ही शक्ति से वाहन चेकिंग वगैरह कर रहे थे यहाँ पे, और उसी क्रम में हाथ दिया रोकने के लिए और उन लोगों ने जबरन जो है इन पे चढ़ाते हुए आगे बढ़ा। बिहार में शराब माफिया किस तरीके से सरकार को चुनौती दे रहे हैं, इसकी तस्वीर गुरुवार की रात दरभंगा के खेवटी इलाके में देखने को मिली, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप ये सड़क देख रहे हैं, यहां से नेपाल की सीमा महज 40 किलोमीटर दूर है। और गुरुवार की रात तकरीबन 10:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब भरकर जो कुछ लोग हैं वो दरभंगा की तरफ जो है वो जा रहे थे। और उसी दौरान ये आप देख सकते हैं केवटी थाना पर कुछ लोग पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े थे और एक पुलिसकर्मी शफीउर रहमान, उसने स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन इसी दौरान जो गाड़ी पे सवार लोग थे उन्होंने गाड़ी पर ब्रेक लगाने के बदले गाड़ी को और स्पीड में ले आया, उसकी स्पीड बढ़ा दी और फिर उस पुलिसकर्मी को रौंद दिया और उसके बाद रौंदते हुए उसको तकरीबन 200 मीटर की दूरी तक खींचते हुए लेके चले गए। और फिर गांव वालों ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका क्योंकि गांव वाले वहां पे मौजूद थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लालपठार गांव में बड़ा हादसा हुआ। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं के धंसने से उसमें जा गिरी। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लालपठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद जो मशीनरी है उसे यहां बुलाया जाता है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज्यादा एक जगह धंस रही है बार बार, और इसीलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए।
काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे। तभी कुएं पर लगा स्लैब भरभरा कर गिर गया और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्हें पहले निकाल लिया गया था। अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते, लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से धंस रहा है। जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धंस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविशपाल सिंह, विदिशा, आज तक।